लौह युगीन काल, या इसी को बोलते हैं हम ऐतिहासिक काल, या इसी को बोलते हैं हम अंग्रेजी में हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन इसका 1000 ईसा पूर्व के बाद। ये सबको बता दिया था मैंने कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, ठीक है। यदि नए लोग होंगे तो उनके हिसाब से ये होगा कि भाई भगवान ईसा मसीह का जन्म जो है उसको मानक तिथि मान लिया गया, एक मध्य तिथि मान लिया गया है, और उस तिथि के पहले का जो समय माना गया है उसको हमने ईसा पूर्व में रख दिया है, और उसके बाद के समय को हमने ईस्वी में रख दिया है। और अभी हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि भगवान ईसा मसीह के जन्म के 1000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको शायद, ठीक है। और इसके बाद का जो आएगा वो ईस्वी में आएगा, जिसको हम पढ़ेंगे भी आगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, लौह युगीन काल, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन है 1000 ईसा पूर्व के बाद का। 1000 ईसा पूर्व के बाद का समय को हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल या लौह युगीन काल बोलते हैं, ठीक है। लौह युगीन काल, या इसी को लौह युगीन संस्कृति भी कहते हैं, लौह युगीन संस्कृति भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखिए बदलाव क्या हुए। जैसे हमने पाषाण काल में देखा था, पाषाणों का मतलब पत्थरों का उपयोग किया गया था, ठीक है। दैनिक जीवन में विभिन्न उपकरणों के निर्माण के लिए पत्थरों का उपयोग किया गया था। ताम्र पाषाण काल में तो पत्थरों के साथ में तांबे का उपयोग किया गया, ठीक है। अब वहीं से और आगे बढ़ रहे हैं, देखो लगातार हम अपना विकास करते जा रहे हैं, लगातार हम और इसमें प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो भैया प्रोग्रेस में क्या हो गया कि अब तांबे के साथ साथ, तांबा और पत्थर के साथ साथ, अब जो आवश्यक उपकरण है, जो दैनिक जीवन के जो उपकरण होते थे, आवश्यक उपकरणों में लोहे का भी उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है। मतलब अब ताम्र के साथ, ताम्र प्लस पाषाण, ताम्र प्लस पाषाण के साथ साथ अब लोह, मतलब लोहे का भी उपयोग किया जाने लग गया, ठीक है। पर इस समय में लोहे को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, इसीलिए इस काल को लौह युगीन काल कहा गया, ठीक है। इस समय में लोहे का बहुत अधिक उपयोग किया गया, ठीक, इसीलिए इस समय में लौह युगीन काल इसको कहा गया, इस टाइम ड्यूरेशन को, ठीक है, ठीक, इसलिए कहा गया, ठीक। अब भाई इस समय में और भी चीजें मिली होगी, तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे ताम्रपाषाण काल आया था उस समय में जो बर्तन मिले थे, बर्तन भी तांबे के थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो बर्तन तांबे के साथ साथ किससे मिल जाएंगे? लोहे के मिल जाएंगे। मैंने बताया था ताम्रपाषाण काल में कि भाई हमको एक जबलपुर की भेड़ाघाट से एक कुल्हाड़ी मिली थी, बताया था मैंने, कुल्हाड़ी मिली थी। उस कुल्हाड़ी का 7 भाग तांबा था और 1 भाग जो था उसका टीन था, बताया था ऐसा, एक भाग जो था वो टीन था, ठीक है। तो वैसे ही अब इस समय में भी विभिन्न बर्तन या औजार मिलने लग गए जो लोहे के थे, ठीक है। इस समय के जो कब मिले? खुदाई के दौरान मिले। अब खुदाई किसने की होगी? तो आर्कोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने, ठीक है। तो भाई ये अब किस किसने की और कहां कहां पर की, और मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में लौह युगीन काल के विभिन्न मतलब साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उनकी बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे भी प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण कालों को हमने पढ़ा उसके अंतर्गत, तो भाई पाषाण कालों और लौह युगीन कालों का, सॉरी ऐतिहासिक काल जो रहे, प्रागैतिहासिक काल जो रहे हैं, उनका जो वर्चस्व रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश में रहा। पर उसमें भी सबसे अधिक यदि हम उनकी वहां के स्थलों को देखें तो सबसे अधिक मालवा क्षेत्र, और उसके बाद दक्षिण मतलब नर्मदा के किनारे वाला जो क्षेत्र रहा है, ये काफी चर्चा में रहा। कब? प्राग ऐतिहासिक काल में। पर ऐतिहासिक काल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक काल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं वो रहा है उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र रहा है, यहां से लौह युगीन काल के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब यहां से लौह युगीन काल के साक्ष्य प्राप्त, क्या क्या प्राप्त हुए होंगे? तो यहां से मुख्यतः धूसर मृद भांड, धूसर मृद भांड मतलब ये कि ये भूरे रंग के जो है मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। वो भी कहां से? मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये जो मृद भांड थे केवल ऐसे ही नहीं थे, इनमें चित्रकारी भी की गई थी, मतलब ये कैसे थे? चित्रित भी थे, ठीक है। इनके ऊपर रंगी, मैंने बताया था मालवा क्षेत्र में, मालवा की संस्कृति में, ताम्रपाषाण की संस्कृति में बताया था कि भाई मिट्टी थी,
बताया था ऐसा, मिट्टी के बर्तन बने हुए थे, बर्तन के ऊपर में डिजाइन बनी थी, ऐसा दिखाया था, ऐसी चिपकावा पद्धति बताया था। ठीक है, वैसी कुछ पद्धति के यहाँ पर चिपकावा पद्धति में हमने गुलाबी और सफेद रंग का उपयोग किया था। यहाँ पर अब क्या चित्र बनाए गए, इन्हीं इन्हीं मृद भांडों पर विभिन्न चित्र देखने को मिले हैं। ठीक है, तो बदलाव ये हुआ कि यहाँ पर केवल लकीरें खींची गई थी। मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में केवल मृद भांडों पर लकीरें खींची गई थी, वो भी सफेद और गुलाबी रंग से। पर यहाँ परिवर्तन ये हो रहा है कि इन मृद भांडों पर रंग तो सेम है, इस समय भी रंग धूसर ही था, इस समय भी धूसर था, मतलब रहा है। ठीक है, पर बदलाव यह है कि मृद भांडों के ऊपर यहाँ पर चित्रकारी की गई और यहाँ पर केवल डिजाइन बनाई गई। ठीक है, यहाँ चिपकावा पद्धति का उपयोग किया गया था, यहाँ पर चिपकावा पद्धति का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, वर्चस्व कहाँ आ रहा है? उत्तर मध्य प्रदेश में। अब उत्तर मध्य प्रदेश मतलब कौन सा एरिया, कौन सा एरिया हो सकता है? अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल में बार बार जिक्र किया नर्मदा का। ठीक है, और यहाँ नर्मदा का कोई जिक्र नहीं है। अब ये कौन सा क्षेत्र होगा? चंबल क्षेत्र होगा। देख लीजिए, छोटा बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये जो क्षेत्र रहा है, जैसे अब यहाँ देखिए, ये जो तीन क्रमशः आपको राज्य मिलते हैं, सॉरी जिले मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, श्योपुर, मुरैना, भिंड, और फिर इन तीनों से लगा हुआ जो छोटा सा है जिला बीच में, ग्वालियर, शायद दिख रहा होगा ग्वालियर। ठीक है, फिर यहाँ से आ गए तो इतना क्या आ गया आपका, यहाँ से छोटा सा दतिया। ठीक है, ये जो है क्या है, शिवपुरी। ठीक है, और फिर इधर में देखा तो यहाँ क्या था, गले पे दो थे, गुना और अशोकनगर। ठीक है, तो ये जो जिले, इन जिलों का वर्चस्व ज्यादा रहा, मतलब इन जिलों से ही हमको लौह युगीन काल के विभिन्न कहना चाहिए उपकरण प्राप्त हुए, मृदभांड प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पर धूसर मृदभांड प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ पर वो भी कैसे थे, चित्रित थे। इसके अलावा यहाँ से विभिन्न लौह युगीन मतलब लोहे के विभिन्न उपकरण प्राप्त हुए, लोहे धातु के विभिन्न उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस काल के मानव का जो वर्चस्व यदि मध्य प्रदेश में देखते हैं पर्टिकुलर, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में केवल मिलता है। और उत्तरी क्षेत्र में मुख्य जो जिले रहे हैं, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये इनका गढ़ रहा है मध्य प्रदेश में देखा जाए। मैं तो सिर्फ उत्तरी मध्य प्रदेश समझा रहा था, पर उसी के अंतर्गत यदि हम जिलों की पर्टिकुलर बात करें तो मुरैना, भिंड और ग्वालियर, ये जो तीन जिले रहे, ये केंद्र बिंदु रहा है मध्य प्रदेश में लौह युगीन काल का। ठीक है, कौन कौन से जिले? तो ये आपका हो गया मुरैना, ये हो गया भिंड और ये हो गया ग्वालियर। ठीक है, ये तीनों केंद्र बिंदु रहे हैं इस समय में। तो यहाँ से सिर्फ इतनी चीजें मिली, कुछ विशेष और नहीं मिला या बहुत ज्यादा जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है। हाँ, पर हमने कोशिश ये की है, हमने इस समय में, इस समय की यदि हम और चर्चा करें तो इस समय में बहुत सारे पुरातत्वविदों ने मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण के माध्यम से कोशिश की कि इस समय के कुछ मतलब चीजें यहाँ से प्राप्त हो सके या विभिन्न उपकरण मिले। तो बहुत कम जगह से बहुत कम चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, बहुत कम जगह से बहुत कम चीजें प्राप्त हुई। इन लोगों ने खोज की पर कुछ चीजें प्राप्त नहीं हो पाई, तो उन्होंने अपनी जानकारी भी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीजें हो जाती है कि मध्य प्रदेश से किन क्षेत्रों से कौन कौन से आर्कोलॉजिस्ट ने उत्खनन करवाया, मतलब वहां पर कहना चाहिए एग्जामिनेशन करवाया, या फिर उनके द्वारा कहाँ पर सर्वे किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि लौह युगीन काल या ऐतिहासिक काल की खोज के लिए किन किन क्षेत्रों से कौन कौन से आर्कोलॉजिस्ट ने मतलब सर्वे करवाया था। ठीक है, या उन्होंने वहां से स्पष्ट तौर पर बतलाया कि इस क्षेत्र से कोई भी लौह युगीन उपकरण प्राप्त नहीं हुआ, या ये बतलाया कि वहां से ये क्षेत्र ये उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद जो अगला जो मैप बनाएंगे, यहाँ पर बेसिकली याद रख लेना, दूसरा मृदभांड जो चित्रित थे और कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में मुरैना, भिंड और ग्वालियर से। ठीक है, इतना समझ गए होंगे सभी लोग। अब आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ के आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे किया और वहां से विभिन्न चीजें खोजने की कोशिश की, पर वहां से कुछ खास चीजें प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं लौह युगीन काल में
पुरातत्वविदों के द्वारा खोज की गई इस समय के बारे में, ठीक है। और कौन कौन से थे उनको एरिया वाइज हम बता दे रहे हैं, तो उसको मैप में बना के बता दे रहा हूँ। इतना समझ में आ गया होगा सभी को? आ गया हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया है समझ में सभी को? बोल सकते हैं आप, है ना? नहीं बोल सकते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, आया नहीं आया, नहीं आया तो बता दो, आ गया है तो बता दो, है ना? सर ये मुरैना, ग्वालियर और भिंड से इससे हाँ अपन मुरैना तो क्या क्या ये प्राप्त हुआ केंद्र एक बार बिंदु। बता। अरे केंद्र बिंदु है भैया, यहाँ पर ज्यादा चीजें प्राप्त हुई इस समय की, ठीक है। ज्यादा चीजें प्राप्त हुई थी यहाँ पे। मतलब ये गढ़ टूटे रहा है पहाड़। इस समय की विभिन्न चीजों का, यस सर। है ना? हम्म। चलिए, और बाकी किसी कोई दिक्कत नहीं है? चल ले आगे। चलिएगा, है ना? अब इस समय के जो पुरातत्वविद रहे जिन्होंने इस समय के उपकरणों की खोज की है अलग अलग क्षेत्रों से, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग बना लीजिए भाई, मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविद इस समय के देख रहे हैं, है ना? मध्य प्रदेश से संबंधित पुरातत्वविद पूछ लेता है कौन से किस पुरातत्वविद ने कहां से, मतलब किन क्षेत्रों में खोज की थी। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको हम, ठीक है। चलेगा, अब किस क्षेत्र से कौन सा, ठीक है। अब किस क्षेत्र से कौन सा है तो मैप में ही शो कर देता है इनको। चलेगा, अब एरिया वाइज देख लेते हैं कौन कौन से आर्कोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ पर रहे। तो सबसे ऊपर में जो गढ़ रहा है वो चंबल क्षेत्र रहा है। अभी उत्तर में हम बोल रहे हैं, मतलब चंबल का ही वर्चस्व है उत्तर में, ठीक है। और ये सभी लोग जो है अधिकांश जो पुरातत्वविद है नदियों के किनारे ही खोजते थे, मतलब खोज करते थे। क्यों? क्योंकि भाई प्राचीन जो सभ्यताएं देखने को मिली, प्राचीन संस्कृति जो देखने को मिली उन नदियों के किनारे मिली है। और क्यों मिली, मैंने बताया था कि यहाँ पर जीवन ज्यादा आसान हुआ करता था, ठीक है। इसलिए यहीं पर नदियां, मतलब यहीं पर हमको विभिन्न सभ्यता और संस्कृति देखने को मिली है, ठीक है। चलेगा, तो सबसे पहले आते हैं चंबल क्षेत्र में, मतलब ये वाला जो एरिया रहा है, ठीक है। ये इसको हम चंबल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा वर्चस्व चंबल का इसी क्षेत्र में रहा, यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं रहा, हल्का सा आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है बहुत विस्तारित रूप में नहीं थी। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? इंदौर के पास जाना पाव की पहाड़ी से, ठीक है। वहां से निकली, तो जो चंबल क्षेत्र हम मुख्यतः बोलते हैं वो इस क्षेत्र को ही बोलते हैं। ये नहीं भी लिखे यहाँ पर या इसको हम इशारा ना भी करते तो ठीक है, ये मुख्य क्षेत्र है चंबल क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो चंबल क्षेत्र रहा है, इस चंबल क्षेत्र में भी अलग अलग जो पुरातत्वविद है उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है, जिसमें एपी खत्री, नाम लिख दे रहा हूं मैं उनके, कौन कौन रहे इस क्षेत्र से, ठीक है। एपी खत्री ये पुरातत्वविद थे जिन्होंने यहाँ पर सर्वे करवाया था या किया था, एपी खत्री। दूसरे रहे एस के श्रीवास्तव। एस के श्रीवास्तव ये हमारे वहां के नहीं है ना, बालाघाट वाले नहीं है, एस के श्रीवास्तव, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति रहे हैं यहाँ पर जो बहुत ज्यादा फेमस है, प्रोफेसर वाकड़कर। इनका वर्चस्व पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में देखने को मिलेगा। प्रोफेसर वाकड़कर, वाकड़ ऐसे ही रखना चाहिए ना, वाकड़कर, प्रोफेसर वाकड़कर। और नहीं आएगा ना बहुत जगह पर, वाकड़ बोलना गलत है, फिर वो वाकड़ होगा, वो वाकड़कर, ठीक है। तो प्रोफेसर वाकड़कर, ये तीन जो रहे हैं, एक एपी खत्री, दूसरे एस के श्रीवास्तव, फिर प्रोफेसर वाकड़कर, ठीक है। ये तीनों ने चंबल क्षेत्र में खोज की है। मतलब ये कहने की सफल रहे हैं इस समय के विभिन्न चीजों को खोजने में, है ना। इनको कुछ ना कुछ प्राप्त हो, बाकी ने भी खोज की पर इनको चीजें मिली है, बाकी लोग को नहीं मिल पाई। अगला क्षेत्र देखते हैं इसके बाद, अगला क्षेत्र देखते हैं तो रीवा सतना वाला क्षेत्र। रीवा सतना मतलब ये एरिया, ठीक है। रीवा सतना,
अब रीवा सतना में जो है, अब भाई रीवा जो क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक कौन रहते हैं? तो ब्राह्मण वर्ग ज्यादा रहता है वहां पर, तो जिसने भी खोज की वो भी ब्राह्मण ही होगा अपने क्षेत्र में। ठीक है, नाम है GR शर्मा, GR शर्मा जी। देखो हमको थोड़ा डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, ये नहीं सोचना कि हम मन मन ही अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं कि बहुत ज्यादा अंदर ना जाऊं, नहीं तो और अंदर जाऊं तो बहुत सारी स्टोरी इसके अंदर अभी छुपी हुई है ना। मैं उतना लेके नहीं चल रहा हूं आप लोग को, उतने अंदर तक नहीं जा रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग को समझ में ही ना आए। ठीक है, एक लेवल में चल रहे हैं हम जो हमारे एग्जाम के पर्पज से आ सकता है, संभावित जो है। चलिए आगे इसके बाद, ठीक, यहां से देखते तो यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये सोन नदी का एरिया, ये सोन नदी क्षेत्र, सोन नदी क्षेत्र। ठीक है, अब सोन नदी में कौन ने, तो यहां पर थे निसार अहमद। निसार अहमद ने इसके आसपास और ये नदी और नदी के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहां पर इनके द्वारा सर्वे किया गया, निसार अहमद। ठीक है, क्लियर है इतना? सोन नदी क्षेत्र में निसार अहमद। आगे इसके बाद बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, ग्वालियर क्षेत्र, पर्टिकुलर ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में स्पेशल व्यक्ति रहे हैं, ग्वालियर, ग्वालियर में। ठीक है, तो ग्वालियर की मिट्टी कैसी लाल लाल दिखती है, यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका भी नाम वैसे ही कुछ है, बीबी लाल, बी बी लाल। ऐसा बोल दो, या ग्वालियर की जितनी जिसकी बीबी रहती लाल दिखती है ऐसा बोल दो, मतलब गुस्से में लाल ही रहती है हमेशा, है ना। वहां की मिट्टी लाल दिखती है आपको ग्वालियर की, है ना। तो बीबी लाल द्वारा वहां पर सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगला, नर्मदा घाटी सर्वेक्षण, तो नर्मदा जो क्षेत्र रहा है पूरा। ठीक है, नर्मदा, नर्मदा में देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग पुरातत्व विधि मिलेंगे जिनके द्वारा यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, इनकी संख्या ज्यादा है क्योंकि क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, क्षेत्र बड़ा है, तो यहाँ पर है मेक क्राउन, पहले कुछ विदेशी भी थे, सिर्फ भारत के नहीं थे, मेक क्राउन। दूसरे सुपेकर, सुपेकर इन्होंने भी यहाँ पर सर्वे किया था। तीसरे व्यक्ति है RB जोशी, RB जोशी। और उसके बाद तीसरे है HD सांकिल्य, HD सांकलिया, सांकलिया। और AP खत्री यहां पर भी है, AP खत्री। और आगे है सुब्बा राव, सुब्बा राव। और फिर अगले अंतिम है पीटरसन, पीटरसन। ठीक है, इतने जो रहे हैं ये पुरातत्वविद जो रहे हैं, पुरातत्वविद, इनके द्वारा पूरे नर्मदा क्षेत्र के आसपास का जो इलाका रहा, नर्मदा का जो क्षेत्र रहा है वहां पर इनके द्वारा सर्वे किया गया है। ठीक है, और वहां से इन्होंने विभिन्न चीजों को खोजने की कोशिश की है। ठीक, तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातत्वविद। ठीक है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे किया, खोज की। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग आपको बता दिया पूरा एरिया और उनके नाम। ठीक है, ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? ठीक है, स्टेबल रहिएगा, हिलते डुलते रहेंगे समझ में नहीं आएगा, बने रहेंगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ये था ऐतिहासिक काल, लौह युगीन संस्कृति। तो हमने जैसे देखा था प्राग ऐतिहासिक काल को, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हमने अलग अलग ऐसे कहना चाहिए, सॉरी, प्राचीन जो भारत है उसको हमने ऐसे 3 भागों में बांटा था। इसके बाद इसमें और भी विभिन्न चीजें देखने को मिल जाती है। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जैसे हम ऐतिहासिक काल तक आ गए, तब ऐतिहासिक काल में और आगे बढ़ते चलेंगे
तो ऐतिहासिक काल में हमको विभिन्न अलग अलग टाइम ड्यूरेशन मिल जाते हैं, जिनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो अलग अलग समय में क्या क्या चीजें हमको मिली है, उनको अब अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिसको हम अलग अलग काल के रूप में भी जानते हैं, जैसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल का जो समय रहा है, उस समय में मध्य प्रदेश में क्या वर्चस्व रहा, मध्य प्रदेश का इतिहास क्या था, या वैदिक काल के दौरान मध्य प्रदेश के बारे में क्या उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अब उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद सीधे आएंगे अब वैदिक सभ्यता पर। हेडिंग होगी आपकी आज की वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता आज की हेडिंग होगी आपकी। मिटा दो इतना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, या फिर बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल हेडिंग होगी अगली, है ना। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, यदि हम टाइम ड्यूरेशन को चेक करें तो टाइम ड्यूरेशन का होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये है वैदिक सभ्यता का काल या वैदिक काल। ठीक है, अब ये जो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल जो है, ये अब पहले से काफी बेहतर था। इस समय का जो मानव था पहले से काफी बेहतर हो चुका था। इस समय का मानव खेती कर रहा था, इस समय का मानव पशुपालन कर रहा था, इस समय का मानव में इतनी बुद्धि आ गई थी कि वो अब लिखने लगा था, और ऐसी सी चीजें नहीं, बहुत ही रोचक चीजें लिखने लग गया था, ज्ञानवर्धक चीजें लिखने लग गया था। ठीक है, विभिन्न कल्पनाएं करने लगे थे, कल्पनाओं को लिखना सीख चुका था। मतलब पहले का जो प्रागैतिहासिक कालीन जो मानव था उससे बहुत बेहतर था। तो ये प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो आदि मानव था। ठीक है, और वैदिक काल में जो मानव था वो बहुत ही चतुर और बुद्धिमान हो चुका था। ठीक है, अब भाई कहने की बुद्धिमान है तो उसके द्वारा विभिन्न गणनाएं की जाएंगी, कल्पनाएं की जाएंगी, कल्पनाओं और गणनाओं के माध्यम से इन्होंने विभिन्न रचनाएं भी करना सीख लिया था। ठीक है, तो वैदिक काल जो है ये रचनाओं पर ही आधारित है, विभिन्न रचनाओं और कल्पनाओं पर आधारित है। ठीक है, इस समय में वैदिक काल में आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। ये आर्यों का काल भी कहा जाता है। आर्य जो वर्तमान में ब्राह्मण वर्ग को माना जाता है। ठीक है, आर्य आए थे यहाँ पर वैदिक काल में, कहा, भारत में। और ये जो आर्य है, आर्य ऐसा कहा जाता है कि पहले ये जो आर्य जो है ये पहले भारत के नहीं थे। आर्य जो है ये पहले भारत के नहीं थे। ठीक है, आर्य जो है पहले भारत के नहीं थे। भारत का जो इधर का जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से, मान लो ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ईरान, इराक, तुर्की, जिसको हम वर्तमान में मध्य एशिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये मध्य एशिया के थे। इस पर भी बड़ा विवाद रहा है कि किसी व्यक्ति ने देखा तो नहीं कि आर्य कहाँ से आए, पर एक बेसिक क्वेश्चन हिस्ट्री में आता है कि भाई आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ। एक बेसिक क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से अभी तक कई बार बना हुआ है कि आर्य कहाँ से आया और किसने बताया, किसके मत है, किसके मतों पर लोग सहमत हुए थे। तो आर्य, कुछ लोगों का मानना था कि भाई ये बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, दक्षिणी क्षेत्र से आए हैं। कुछ लोगों का मानना था कि भाई ये हमारे के थे नहीं, ये पहले मुस्लिम थे। कुछ लोगों ने कुछ और कह दिया। पर फाइनली यदि देखा जाए तो एक इतिहासकार है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और उनके इस बात पर, उनके द्वारा जो बात कही गई, इस पर अधिकांश लोग एग्री भी थे। ठीक है, और ये जो आर्य थे, आर्य बहुत बुद्धिजीवी थे, इस कारण से ये लिखना जानते थे। तो इन्होंने विभिन्न वैदिक काल में विभिन्न वेद, पुराण, उपनिषद, इनकी रचना की थी, और इन्हीं रचनाओं के माध्यम से इन्होंने सारे संसार में अपने आप अपना वर्चस्व बनाया और अपने आप को सबसे बेहतर बना के रखा। ठीक है, तो इनके जो लिखन की लेखने मतलब
जो लिखने की जो कला थी वो बहुत चर्चित रही। उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो बहुत चर्चित रहा। ठीक है, इनके द्वारा जो वेद पुराण लिखे गए वो आज भी मतलब उनका बड़ा पालन किया जाता है। उनमें जो चीजें कही गई है, उनमें जो नियम बतलाए गए हैं, विभिन्न चीजें जो सिखाई है उन्होंने, वो सबसे बेहतर रही है। ठीक है, वो बहुत बेहतर रही है, काफी चर्चित भी रही है। ठीक है, क्लियर इतना। तो भाई ये जो आर्य रहे हैं, उन्हीं आर्यों पर आधारित है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता। जिस समय तक आर्यों ने हमारे यहाँ भारत में मतलब शासन किया, या यहाँ पर वो प्रमुख के तौर पे बने रहे, उस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो आर्यों का जो वर्चस्व भारत में रहा है वो रहा है 1500 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इनका वर्चस्व रहा है। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि भाई वैदिक काल एक पहला ऐसा समय है, ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिस समय में पहली बार लिखना प्रारंभ किया गया था। तो भाई हमको जो विभिन्न लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं, सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं कब कब के मिलेंगे, तो ये वैदिक काल के ही मिलेंगे। विभिन्न जो लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं वो कब के मिलेंगे, वैदिक काल के ही मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप। तो ये वैदिक काल के हमको विभिन्न साक्ष्य यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले के जो ये आर्य जो हुआ करते थे, इन्होंने अपने जो पुराण वेद जो रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर वेद और पुराणों में केवल नदियों का उल्लेख किया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया है, नदियों का उल्लेख किया है। और उनके नदियों के उल्लेख के अनुसार यदि हम देखें तो जो प्रारंभिक जो वैदिक काल रहा है उस वैद में इनका वर्चस्व मध्य प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, इनके पुराणों और इनके उपनिषदों में इन्होंने जो चीजें लिखी है, उनका जब अध्ययन बारीकी से किया गया तो उस अध्ययन के अनुसार ये पता चलता है, उस अध्ययन से ये जानकारी मिलती है, उस अध्ययन से जानकारी मिलती है कि भाई ये जो रहे हैं, इन्होंने पहले मध्य प्रदेश में इनका वर्चस्व नहीं रहा, इनका ध्यान पहले मध्य प्रदेश की ओर नहीं था। क्योंकि उन्होंने हर हर रचनाओं में नदियों का उल्लेख किया है, और इनने उस समय में मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियां हैं, इनके उन रचनाओं में मध्य प्रदेश की एक भी नदियों का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए हम वैदिक काल को दो भागों में देखते हैं। एक था, एक पहला वाला जो मिलता है उसको हम वैदिक काल सिर्फ बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऐसे दो भागों में बटा हुआ है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल में तो ऐसा कोई वर्चस्व नहीं है कि वैदिक काल में मध्य प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि वैदिक काल के दौरान की गई जो रचनाएं रही है, उन रचनाओं में मध्य प्रदेश की किसी भी नदियों का उल्लेख नहीं है। क्योंकि ये लोग जितने भी उपनिषद पुराण जो भी लिखे इन्होंने, हर पुराण और उपनिषदों में इन्होंने कल्पनाओं के साथ साथ नदियों का भी उल्लेख किया है। और उन नदियों में काबुल नदी से लेकर के ऊपर की जितनी भी उत्तर भारत की जितनी भी नदियां, उनका उल्लेख है। मध्य प्रदेश की कोई नदी का उल्लेख नहीं है। मतलब वैदिक काल में मध्य प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है। मध्य प्रदेश का उल्लेख केवल कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। इस समय में मध्य प्रदेश के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा, मतलब इस समय में इन्होंने मध्य प्रदेश की नदियों का उल्लेख किया है। मैंने बार बार बता रहा हूं आपको कि भाई वैदिक काल में आर्यों ने नदियों को आधार बना करके रचनाएं की है, अपनी कल्पनाओं को गढ़ा है नदियों को आधार बनाकर। ठीक है, तो उन कल्पनाओं में मध्य प्रदेश की कोई भी नदियों का उल्लेख नहीं था इस समय में, वैदिक काल में। ठीक है, कब उल्लेख आया उनका? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, ये समझ में आ गया। तो यहां पर मध्य प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है, यहां पर मध्य प्रदेश का उल्लेख है। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस काल में नहीं था? आपके पास ऑप्शन होंगे, आपके पास ऑप्शन में प्रागैतिहासिक काल होगा, उसके बाद आपके पास और भी होगा, जैसे ऐतिहासिक काल होगा, फिर लिख देगा वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल। तो आपको यहाँ राइट करना पड़ेगा वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में उल्लेख है और बाकी समय में भी इनका उल्लेख है। ठीक है, इस समय में इसका उल्लेख बिल्कुल भी नहीं रहा है। इतना समझ में आ गया आप सभी को? यदि आ गया हो तो फिर आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं इसके बाद। तो उत्तर वैदिक काल में संहिताएं लिखी गई, ब्राह्मणों ने विभिन्न ग्रंथ लिखे, अरण्यक लिखे, इन सभी में मध्य प्रदेश का उल्लेख है। कहाँ कहाँ पर है? ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए वैदिक संहिताओं, वैदिक संहिताओं,
पुराणों और अरण्यकों, इन सभी में ये जो रचनाएं आर्यों ने की थी उत्तर वैदिक काल में, इन सभी में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिला है। ठीक है, जबकि वैदिक काल में ऐसी कोई भी रचनाएं जो है उसमें इसका उल्लेख नहीं था। ठीक है, यदि यहाँ पर आप साक्ष्यों को देखिए पर्टिकुलर कहां पर किसके बारे में उल्लेख मिलता है, तो एक कौशिताकी उपनिषद था, कौशिताकी उपनिषद, यही देखना उत्तर वैदिक काल संबंधित कौशिताकी उपनिषद दिख रहा है, कौशिताकी उपनिषद। इस कौशिताकी उपनिषद में मध्य प्रदेश का अप्रत्यक्ष उल्लेख है। देखो स्पष्ट चीजें, तो जैसे अभी वर्तमान में हम जो शब्द देखते हैं वो शब्द नहीं मिलेंगे आपको, उस समय में उनको कुछ और कहा जाता था, आज कुछ और कहा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन नाम कुछ और थे विभिन्न स्थानों के, नदियों के, तो वो हमको मिले हैं, अभी वर्तमान वाले नाम नहीं मिले हैं। ठीक है, प्राचीन समय वाले नाम मिले हैं। तो ऐसा कहा जाता है कौशिता की जो उपनिषद रहा है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। इसमें किसका उल्लेख मिला है, तो विंध्यांचल पर्वत का उल्लेख मिला है, विंध्यांचल पर्वत का उल्लेख मिला है। क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि किस उपनिषद में विंध्यांचल पर्वत का उल्लेख मिला। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कौशिताकी उपनिषद में हमको विंध्यांचल पर्वत का उल्लेख मिला है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, तो भाई शतपथ ब्राह्मण और जो वैदिक उत्तर साहित्य रहे, शतपथ ब्राह्मण आपने सुना होगा, शतपथ ब्राह्मण और वैदिकोत्तर वैदिकोत्तर जो उपनिषद रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में या इस समय के जो साहित्य रहे, इन साहित्यों में बड़े विस्तारित तौर पर नर्मदा का उल्लेख मिलता है, नर्मदा का उल्लेख मिला है। उस समय में नर्मदा का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश को रेवोत्तर कहा गया था। क्या बोला गया था, रेवोत्तर। अब रेवोत्तर क्यों बोला गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से नर्मदा बहती है और नर्मदा के उत्तर में अधिकांश मध्य प्रदेश है, इसलिए क्या बोला गया उसको उस समय में शतपथ ब्राह्मण और वैदिकोत्तर साहित्यों में मध्य प्रदेश को रेवोत्तर के नाम से उल्लेखित किया गया है। और रेवोत्तर कहने के पीछे रीजन ये रहा है कि नर्मदा को प्राचीन समय में रेवा कहा जाता था और रेवा के उत्तर का क्षेत्र क्या कहलाया, मध्य प्रदेश कहलाया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकार वेबर ने नर्मदा को रेवा कहा था। ठीक है, इतिहासकार जो वेबर है, वेबर ने नर्मदा को रेवा माना था। ठीक है, क्लियर है इतना। मध्य प्रदेश को रेवा किसने माना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश को रेवा माना था वेबर ने। ठीक है, वहीं और सुन लीजिए, एक और व्यक्ति थे पुरुकुस। ठीक है, उन्होंने रेवा नदी को नर्मदा कहा था। रेवा को नर्मदा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, पुरुकुस थे। ठीक है, जबकि नर्मदा को रेवा कहने वाले वेबर थे। आई बात समझ में। तो भाई किसने क्या नाम रखा, ये क्वेश्चन पूछ सकते। तो वेबर ने नर्मदा को रेवा कहा था और रेवा को नर्मदा किसने कहा था, पुरुकुस ने कहा था। नर्मदा किसने कहा, पुरुकुस ने कहा था। ठीक है, अब क्यों कहा, इस पे स्टोरी है थोड़ी, अभी स्टोरी लेकर के चलेंगे तो ये चीजें और समझ में आ जाएंगी, किसने कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। ठीक है, क्या रीजन थे इससे कहने के। तो ऐसा कहा जाता है उस समय में जो महर्षि अगस्त्य है, उनके नेतृत्व में यादव जो थे वो मध्य प्रदेश में रहा करते थे। कब, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यादवों का एक समूह जो है मध्य प्रदेश के जो नर्मदा इसी किनारे में निवास करता था। ठीक है, यहीं पर बस गया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये यादव ने पहले शुरुआत की, यादव के आने के कारण ही मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ था, मतलब इन्हीं से इनकी शुरुआत हुई थी। यादव आए, यादव क्या थे, आर्य थे। ठीक है, इनका एक समूह आकर के पहले मध्य प्रदेश के नर्मदा के आसपास वाले क्षेत्रों में बस गया था। ठीक है, और यहीं से आर्यों की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे करके और भी जो आर्य है अलग अलग समय में यहाँ पर पहुंचते गए। ठीक है,
अलग अलग समय में यहाँ पर आते गए, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये कब की बात है? उत्तर वैदिक काल की। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में आकर के बस रहे थे नर्मदा के किनारे में, उसी नर्मदा के किनारे में जो होशंगाबाद वाला जो क्षेत्र है, सतपुड़ा के जो घने जंगल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ अनार्य भी रहते थे। कुछ अनार्य अनार्य विशेष जातियां यहाँ पर निवास करती थी, जिनको निषाद के नाम से जानते हैं। तो भैया याद रखना, उत्तर वैदिक काल में यादव आए, यादव से ही मध्य प्रदेश में आर्यों की शुरुआत मानी जाती है। पर ये जिस क्षेत्र में आए थे वो क्षेत्र था होशंगाबाद या नर्मदा के किनारे वाला जो क्षेत्र, घने जंगल वाला क्षेत्र, यहाँ पर आकर के ये बसे थे। ठीक है, अब कैसे आए थे, यादव क्या है मैं बताऊंगा कहानी। अभी अभी सिर्फ समझ लो कि यादव यहाँ पर आए थे बस। जिस क्षेत्र में आकर के बसे थे उन्हीं घने जंगलों में एक जाति रहती थी जिसका नाम था निषाद। तो ये निषाद जो जनजाति थी कैसी थी? अनार्य थी। जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे और शिकार करके ही अपना भोजन ग्रहण करते थे, अपनी दैनिक दिनचर्या इनकी चलाते थे। ठीक है, ऐसी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? ये सभी जो जानकारियां है ये ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? रचना है, उसके माध्यम से हमें ये उल्लेख मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में नर्मदा के किनारे में आर्यों के साथ साथ अनार्य में निषाद जनजाति निवास करती थी। समझ गया था? ठीक, तो देखो हमको ये सब स्रोत है, इस स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिली। सतपथ ब्राह्मण वैदिक उत्तर साहित्य से हमको पता चला कि भाई मध्य प्रदेश को पहले रेहुत्तर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि पहले नर्मदा को रेवा कहा गया था। ये किसने बताया? वेबर ने बताया। वेबर ने कहा था इसको, जबकि रेवा को नर्मदा किसने कहा? ये पुरुकुस ने कहा था। ये जानकारी हमको मिल जाती है किससे? सतपथ ब्राह्मण और वैदिक उत्तर साहित्य से जानकारी मिलती है। ठीक है, वहीं पर आ गए हम आगे। तो अगली जो रचना हमको मिलती है यहाँ पर, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको उल्लेख मिलता है कि इसी समय में इस क्षेत्र में जो अनार्य रहते थे, अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे, आर्य क्या थे? ब्राह्मण थे। अनार्य जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, तो अनार्य जो रहे हैं, जिनको हम निषाद जाति के नाम से जानते हैं, ये थोड़े से मतलब भाई शिकार करते थे। ठीक है, पशुओं को मारते थे, मांसाहारी थे, मांस भक्षण करते थे। ठीक है, तो इनका उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है और बाकी आर्यों का उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण और वैदिक साहित्य में। ये क्या है? रचनाएं हैं वैदिक काल। ठीक है, जिनमें उत्तर वैदिक काल की जिनमें ये रचनाएं हैं, ये चीजें हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये था वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिला है, वैदिक काल में बिल्कुल नहीं मिला है। इस बात को याद रख लीजिए। वेबर ने नाम रेवा दिया, ये भी याद रख लीजिए। आर्यों की शुरुआत यादव वंश के रूप में, यादव का जो छोटा समूह उसके रूप में हुई थी नर्मदा के किनारे। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। वे यादव क्या थे बहुत विस्तार से आगे समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कैसे यादव का मतलब यहाँ पर वर्चस्व बड़ा था बताऊंगा, क्या थे पुरुकुश इनके बारे में बताऊंगा, नर्मदा का विवाह किससे हुआ था ये बतलाऊंगा। पर ये आज नहीं, कल। ठीक है, आज वैदिक सभ्यता में इतना याद रख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में ही मध्य प्रदेश का उल्लेख है। वैदिक काल संहिताओं का काल रहा है, वेद पुराणों के लिखने का काल रहा है। ठीक है, इसी समय वेद पुराणों को लिखा गया था। ठीक, और इन्हीं पुराणों और वेदों में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिला है। वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में, केवल वैदिक काल में नहीं मिला।